नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट 2021 के 4 मार्च 2022 52 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि 500√3 मीटर ऊंचाई वाले एक खंभे के शीर्ष से इसके दोनों ओर भूमि पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। एक कार बिंदु ए से बी तक की दूरी 80 सेकंड में तय करती है, तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक खंभा दिया हुआ है, तो इधर ये एक खंभा बना लेते हैं और उसकी हाइट कितनी दी हुई है, 500√3 मीटर दी हुई है। और उसने बोला कि उसके दोनों तरफ 2 पॉइंट है ए और बी, तो इस पॉइंट को ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं और दोनों को मिला देते हैं आपस में। अभी इसके खंभे के शीर्ष से बिंदु ए का अवनमन कोण है 60 डिग्री, मतलब इधर से ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो 60 डिग्री होगा और ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं। तो ये एंगल है 60 डिग्री। और ऐसे ही इस बी पॉइंट के साथ एक एंगल बनेगा और वो हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। और उसने बोला कि एक कार है जो ए से बी तक जाती है और वो 80 सेकंड लेती है इस दूरी को तय करने में, तो हमें कार की चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अभी इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं और इस पॉइंट को डी मान लेते हैं। अभी ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए डी और सी, इसमें जो ये डी सी है ये 500√3 दी हुई है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होता है √3, और √3 की वैल्यू है 500√3। तो इधर 1 होगा, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 500। और ऐसे ही ट्राइंगल बी डी और सी में 30 डिग्री के सामने कितना होता है, 1 होता है, और ये इधर 60 के सामने होता है √3। और 1 की वैल्यू कितनी है 500√3, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1500। तो अभी ए से बी तक की अगर दूरी देखें तो वो कितनी आई है, इधर 500 और ये 1500, तो ये आई है 2000 मीटर। तो इधर लिख लेते हैं। और इस दूरी को तय करने में कार 80 सेकंड का समय लेती है, तो अपॉन में 80 कर देते हैं, तो इससे कार की चाल आ जाएगी, लेकिन वो आएगी मीटर प्रति सेकंड में और हमें निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इंटू में मैं कर देता हूँ 18/5, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी निकल के। तो अभी 5 से इसको कट कर देते हैं, तो ये 400 आ जाएगा इधर, और 80 से इसको कट करेंगे तो ये 5 पे कट होगा, तो ये आएगा 18×5 और ये आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया होगी एक दौड़ में अनिल ने भूषण को 30 सेकंड से पराजित किया। तो अनिल के लिए ए लिख लेते हैं और भूषण के लिए बी लिख लेते हैं। तो अगर अनिल का जो टाइम है वो 30 सेकंड मान लेता हूं मैं, तो भूषण का टाइम आ जाएगा t+30 सेकंड। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इसी दौड़ में भूषण ने राघव को 60 सेकंड से पराजित किया। और अभी एक राघव दिया हुआ है और बताया हुआ है कि भूषण ने उसको 60 सेकंड से पराजित किया। तो भूषण का टाइम कितना है t+30, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा t+90 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट दिया हुआ है कि भूषण की चाल अनिल और राघव की औसत चाल के बराबर है। अनिल द्वारा इस दौड़ को पूरा करने में लगा समय सेकंड में कितना है। तो क्वेश्चन में डिस्टेंस हमें सेम दी हुई है, तो उस सेम डिस्टेंस को मैं डी मान लेता हूं। तो अभी इधर से जो अनिल की जो स्पीड है वो आ जाएगी d/t, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ऐसे ही भूषण की स्पीड आ जाएगी, तो वो हो जाएगी d/t+30। और ऐसे ही राघव की आ जाएगी, तो वो हो जाएगी d/t+90। अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो भूषण की चाल है अनिल और राघव की औसत चाल के बराबर है। तो जो भूषण की चाल है वो कितनी है, तो भूषण की चाल है इधर से d/t+30 और वो इक्वल दी हुई है अनिल और राघव की औसत चाल के बराबर। तो अनिल की है d/t और प्लस में राघव की है d/t+90 और इनका एवरेज तो अपॉन में 2 करेंगे, तो 2 को मैं इधर लेके चला जाता हूँ, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2d और अपॉन में t+30, ये इक्वल टू हो जाएगा d कॉमन ले लेते हैं इधर से, तो ये आ जाएगा t+90 और प्लस में t, और नीचे आ जाएगा t² और प्लस में 90t। तो d से d कट हो जाएगा। अभी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2t² और प्लस में 180t। अभी ये इक्वल हो जाएगा t+30 और इनटू में 2t और प्लस में 90। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2t² और प्लस में 90t और प्लस में 60t और प्लस में 2700, और ये इक्वल है 2t² और प्लस में 180t के। तो 2t² से 2t² कट जाएगा और इधर क्या है 180t
और यहाँ पे क्या है 90 और 60 150t, तो ये इधर आके माइनस आ जाएगा। तो 150t इक्वल टू ये होगा 2700 के, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये होगा 30t इक्वल टू 2700, और इधर से सोल्व करके t की वैल्यू निकल जाएगी, तो 0 से 0 कट होगी, तो t की वैल्यू जो इधर से आई है वो आई है मेरे पास 90। और क्वेश्चन में हमें बताना था कि अनिल द्वारा इस दौड़ को पूरा करने में लगा समय सेकंड में कितना है, तो अनिल को कितने सेकंड लग रहे थे, तो t सेकंड, तो t की वैल्यू कितनी आई है 90, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि ए की आय बी की आय से 48% अधिक है। तो ए लिख लेता हूं और बी लिख लेता हूं। बी की आय को 100 मान लेते हैं, तो ए की आय हो जाएगी 148। और अभी दिया हुआ है कि जो सी की आय है वो ए प्लस बी की संयुक्त आय से 25% कम है। तो इधर सी लिख लेते हैं, ये दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 248, और इससे 25% कम है, तो इसका 25% कितना होगा, तो अपॉन में 4, तो 4 6 24 और 4 दूनी 8, तो इसमें से 62 माइनस कर देते हैं, तो ये 6 आएगा, और इधर 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1। तो अभी क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये 186 है, और इधर है 148, तो इसमें से माइनस करेंगे 148, तो ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा 8, और 7 में से 4 गया 3, तो 38 अधिक है, और कितने पे अधिक है 148 पे, और इनटू में 100 परसेंटेज निकालना है हमें। अभी इसको 2 से कट कर देते हैं, तो ये 7 पे कटेगा, और ये 4 पे कटेगा, 2 से ये 19 पे कटेगा, फिर ये 2 पे कटेगा, तो 37 आएगा, और ये आएगा 50, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 950 और अपॉन में 37, तो 37 से इसको अभी डिवाइड कर देते हैं 950 को, तो इधर 37 आएगा, तो ये सबसे पहले 2 पे जाएगा, तो 74, तो 5 में से 4 गया 1, और 9 में से 7 गया 2, इधर 0 आ जाएगी। अभी ये 5 पे जाएगा, तो 5 से 35, 5 3 बचे, 5 3 15 और 3 18, इसमें से अगर मैं माइनस करूं तो 10 में से 5 गया 5, और 20 में से 8 गया 2, एक 0 आ जाएगी और पॉइंट लगेगा। अगर एक बार अपने ऑप्शन देख लें तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में है 25 पॉइंट, तो ये एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सिंप्लीफिकेशन से है, और उसमें बार दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाली टर्म को सोल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इसके ऊपर बार है, मतलब ये 4 लगातार रिपीट होता जा रहा है इसमें, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4444 और 4, ऐसे ही चलता जाएगा ये। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.567 और बार, तो इसमें 67 के ऊपर बार है, तो मतलब ये 6 और 7 है, ये रिपीट होता जाएगा लास्ट तक, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.56767। तो अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7 और 4 11 1, 6 और 4 10 और 1 11 1, 7 और 4 11 और 1 12, तो ये 2 आ जाएगा, तो 6 और 4 10 और 1 11, ये 1 आ जाएगा, इधर 0 आएगा और ये 1 आ जाएगा, और इधर दशमलव। तो अभी इसमें से 0.59 बार इसको माइनस करना है, तो 0.5 और 9 बार का मतलब है ये 9 रिपीट होगा लास्ट तक। अभी इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करके आ जाएगा 11 में से 9 गया 2 आएगा इधर, और इधर 10 बचेगा, तो 10 में से 9 गया 1, और इधर 11 में से 9 गया 2, और 10 में से 9 गया 1, और इधर 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और इधर दशमलव और 0, तो यह आया है 0.4 और 12, इसके ऊपर बार आ जाएगा, तो ऊपर वाली टर्म को सोल्व करके आया है ये 0.412 बार। तो अभी नीचे वाली टर्म को सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करके क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 224, और अपॉन में ये आ जाएगा 990, और इधर डिवाइड था तो मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, तो 75 में से 7 माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 68, और अपॉन में 90, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन में 68, और इनटू में 3.4, तो इसको लिख सकते हैं 34 अपॉन में 10, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 254 माइनस 2, 252 बटे 99, तो इसको लिख सकते हैं 99 अपॉन में 252, और इनटू में ये हो जाएगा 33 माइनस 3 और अपॉन में 9, तो ये आ जाएगा 30 और अपॉन में 9। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये 99 से ये 10 पे कटेगा, और ये 9 से इधर 10 पे कटेगा, और ये 10 से 10 कट हो जाएगा, और ये 0 से ये 0 कट हो जाएगी इधर, और ये 34 से ये 2 पे कटेगा, और इस 2 से ये कट जाएगा, तो 1 1 2 आ जाएगा इधर, और अभी इधर से ये 3 से ये कट जाएगा, तो 3 से इसको कट कर लेते हैं, तो 3 8 24 और 3 चौक 12, तो अभी ये 14 से कट होगा, तो 14 8 112 और 14 6 84, तो फिर ये 2 पे कटेगा, तो 2 3 6 और 2 चौक 8,
तो नीचे वाली टर्म को सोल्व करके आया है इसको 4/3, तो ऊपर क्या आया था 0.412 बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 412 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 408 और अपॉन में 990 और अपॉन में इसके था 4/3, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 408 और अपॉन में 990 और इनटू में 3 अपॉन में 4, तो ये 4 से कट होगा तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगी और ये 2 आ जाएगा। अभी इसको 3 से कट कर देते हैं, तो 3 से कट हो गया आ जाएगा 330, ये फिर 3 से कट होगा तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 से इसको कट करेंगे तो 110, ये फिर 2 से कट होगा तो 2 से ये 17 आ जाएगा और ये आ जाएगा 55, तो ये इक्वल टू आया है 17 अपॉन में 55। अभी अगर इसको सोल्व करें, अभी ये इक्वल टू आ जाएगा 0 पॉइंट, इधर एक 0 लगा लेते हैं तो ये 3 पे जाएगा, तो 3 पंजे 15, 5 1, 3 पंजे 15 और 1 16, तो कितना बचेगा 5 बचेगा, एक 0 उतार लेंगे तब ये नहीं जाएगा तो इधर आएगा 0। तो हमें बताना है कि जो ये वैल्यू आई है ये किसके बीच में है। तो अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो 0.3 इससे बड़ा है तो ये वाला नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, तो ये एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये वैल्यू होगी 0.3 और 0.4 के बीच में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए। डीलर ए और बी द्वारा फरवरी में बेचे गए मोबाइल फोनों की कुल संख्या 1944 है। तो फरवरी कहाँ पे है, इधर है, और फरवरी में कितने बेचे हैं 18%, तो 18% की वैल्यू हमें ये दी हुई है, 18% इक्वल हो जाएगा 1944 के, तो इधर से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 1% इक्वल टू हो जाएगा 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, तो इधर ये बचेगा 14, तो ये 0 आ जाएगी इधर, और 18 8 144, तो मतलब 1% की वैल्यू है 108। तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डीलरों ए और बी द्वारा मई में बेचे गए मोबाइल फोनों की संख्या का अनुपात 8:13 है। तो इधर मैं मई लिख लेता हूँ और उसमें ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 8:13, और पाई चार्ट में मई में परसेंटेज कितना दिया हुआ है 21%, तो इधर लिख लेते हैं 21%। तो इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये 8% और 13% ही आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, तथा मार्च में बेचे गए मोबाइल फोनों की संख्या का अनुपात 11:4 है। तो इधर लिख लेते हैं मार्च। तो मार्च में जो रेशियो है ए और बी का वो हमें दिया हुआ है और वो है 11:4, और मार्च में जो परसेंटेज दिया हुआ है पाई चार्ट में वो है 15% के इक्वल, तो इधर 15% लिख लेते हैं। इसको इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा 11% और 4%। तो क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या पूछा हुआ हमसे, मई और मार्च में डीलर ए द्वारा बेचे गए मोबाइल फोनों की कुल संख्या तथा इन्हीं 2 महीनों में डीलर बी द्वारा बेचे गए मोबाइल फोनों की कुल संख्या का अंतर x है। x का मान निम्न में से किसके बीच होगा। तो सबसे पहले मेरे को ए वाले ऐड करने पड़ेंगे और फिर बी वाले ऐड करने पड़ेंगे। ए को अगर मैं ऐड करूं तो ये आ जाएगा 8 और 11, तो 19 आ जाएगा, और अगर बी को मैं ऐड करूं तो ये आ जाएगा 13 और प्लस में 4, तो ये आ जाएगा 17। इन दोनों का अगर डिफरेंस लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 के इक्वल, और ये परसेंटेज में है तो 2%, और 1% की वैल्यू कितनी थी 108, तो 2% की वैल्यू हमें निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी, इसका डबल हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 216। यही हमारी x की वैल्यू भी होगी, और उसने पूछा कि x का मान निम्न में से किसके बीच होगा। तो अगर अपने ऑप्शन देखें एक बार हम, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 215 और 220 के बीच, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ कि एक बैग में केवल 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नोट हैं। तो इधर हम लिख लेते हैं 5 रुपए और इधर 10 रुपए और इधर 20 रुपए। 5 रुपए के नोटों की संख्या और 10 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात 11:8 है। तो इसको लिख लेते हैं 11:8, तथा 10 रुपए के नोटों की संख्या और 20 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात 10:7 है। तो इसको भी लिख लेते हैं 10:7। तो अभी तीनों का अनुपात निकाल लेंगे तो इधर 8 आ जाएगा और इधर 10 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 110, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो अब ये 2 से कट होगा तो इधर 55 आ जाएगा और इधर 40 आ जाएगा और इधर 28। तो मतलब अभी ये वाला रेशियो आया 55:40:28। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बैग में मौजूद कुल धनराशि 3705 रुपए है, तो बैग में 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। तो इधर ये मेरे पास जो आया है ये संख्या का अनुपात आया है, तो अभी इसको मूल्य के अनुपात में कन्वर्ट कर लेता हूँ।
तो ये 55 सिक्के हैं और 5 रुपए के हैं, तो ये कितना आ जाएगा 55 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 275। तो ये आएगा मूल्य का अनुपात, और इधर 40 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 400, और इधर 28 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 560। अभी तीनों को ऐड कर देते हैं तो ये इक्वल टू हो जाएगा, इधर आएगा 5 और 6 और 7 13, 3 आएगा, 1 बचेगा, 5 और 1 6 और 4 10 और 2 12, तो ये आया है 1235 के इक्वल। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 3705 के इक्वल दी हुई है, तो इधर लिख लेते हैं हम, जो 1235 की वैल्यू है वो 3705 के इक्वल है। तो हमसे क्या पूछा है, बैग में 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, तो नोटों की संख्या कितनी थी, 40 थी, तो हमें 40 की वैल्यू निकालनी है। तो ये इसका कितने गुना है, तो ये इसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया होगी ए और बी ने 2:3 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ किया। ए और बी दोनों सक्रिय भागीदार हैं, इसलिए वे अर्जित कुल लाभ में से अपने वेतन के रूप में क्रमशः ₹36,000 और ₹30,000 प्रति माह प्राप्त करते हैं। एक्स महीने बाद यदि कुल अर्जित लाभ 7,68,000 रुपए हो तथा ए और बी की आय समान हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इधर हमें दिया हुआ है कि जो ए और बी ने पूंजी निवेश की है वो 2:3 के अनुपात में निवेश की है, तो इधर हम लिख लेते हैं ए और इधर लिख लेते हैं बी। उनकी पूंजी का रेशियो है 2:3, और अभी दिया हुआ है कि दोनों के दोनों सक्रिय भागीदार हैं और वेतन के रूप में 36,000 रुपए और 30,000 रुपए प्रति माह लेते हैं, और जो लास्ट में जो टोटल लाभ है वो है 7,68,000 रुपए, और बोला है कि जो ए और बी की आय है वो समान है लास्ट में जाके। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 7,68,000 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 768 और 000। अभी इधर 1000 है, यहाँ पे भी 3 जीरो है, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, तो इधर से हम तीनों जीरो को हटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 768। तो अभी क्वेश्चन में उसने बताया होगी एक्स महीने बाद, तो एक्स महीने में ये कितना वेतन प्राप्त कर लेगा, ये 36x प्राप्त करेगा और ये 30x प्राप्त करेगा, तो ये इसमें से माइनस होगा टोटल लाभ में से, तो इसको 36x मिलेंगे, इसको 30x मिलेंगे, तो ये ए का है और ये बी का है, तो टोटल दोनों को मिला के कितना मिलेगा, ये मिलेगा 66x, और इसमें से ये माइनस होगा लाभ में से 768 में से। तो अभी ए और बी दोनों का वेतन माइनस करने के बाद कितना पैसा बचेगा, तो वो बचेगा 768 और माइनस में 66x ये बचेगा। अभी जो ये पैसा बचा है इसको हमें डिवाइड करना है उनकी पूंजी के रेशियो में, और उनकी पूंजी का रेशियो है 2:3, तो इधर हम लिख लेते हैं 768 और माइनस में 66x, और इसको डिवाइड करना है 2:3 के अनुपात में, तो इनटू में ये आ जाएगा 2/5, और इधर ये बी के नीचे आ जाएगा 768 और माइनस में 66 और इनटू में आ जाएगा 3/5। अभी इसमें ऐड होगा ये 36x, ये ए को मिला हुआ है वेतन, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 36x, ये इसके प्लस में, और इसके प्लस में क्या आ जाएगा, इसके प्लस में आ जाएगा 30x। अभी उसने लास्ट में बोला था कि ए और बी क्या है समान हो, तो ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। अभी इसको मैं इस तरफ लेके चला जाता हूँ तो इसमें से माइनस होगा, और 30x को मैं इस तरफ लेके आ जाऊंगा तो ये 36x में से माइनस होगा, तो इधर ये आ जाएगा 6x और ये इक्वल टू हो जाएगा 768 और माइनस में 66x और इनटू में 1/5, तो 5 को मैं इधर लेके चला जाता हूँ तो ये आ जाएगा 30x और इक्वल टू में 768 और माइनस में 66x, तो ये इधर चला जाएगा x वाली टर्म, तो अभी ये हो जाएगा 96x इक्वल टू 768 के, तो अभी ये 12 से कट होगा, तो 12 × 96 और 12 × 72, ये कितना बच गया, 4 बच गया, तो ये 12 × 4 48, तो ये 8 से फिर कट होगा, तो 8 × 8 = 64, तो x की वैल्यू इधर से आई है 8 के इक्वल। तो क्वेश्चन में x का मान ही हमसे पूछा था, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि एक डीलर दो वस्तुओं ए और बी में से प्रत्येक को ₹800 में खरीदता है, तो इधर से ए और बी लिख लेता हूं मैं, जो उनका कॉस्ट प्राइस है वो 800 रुपए और 800 रुपए है, ये है उनका कॉस्ट प्राइस। वह उन पर बराबर मूल्य अंकित करता है, वह वस्तु ए को इसके अंकित मूल्य पर 35% की छूट देकर बेचता है और फिर भी ₹175 का लाभ प्राप्त करता है, तो ये सीपी है। इसमें अगर मैं 175 ऐड कर देता हूँ तो ये क्या एसपी आ जाएगा मेरा, तो ये ऐड करके कितना आ जाएगा 5, 7 और 9, तो ये आया 975, और उसने बोला है कि अंकित मूल्य पर 35% की छूट देकर बेचता है, तो ये 65% की वैल्यू है,
तो अभी मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है, तो वो मेरा मार्क प्राइस आ जाएगा। तो इधर से लिख लेते हैं 975 और इंटू में 100 और अपॉन में 65। तो अभी इसको 5 से कट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 13। 5 से इसको कट करेंगे तो 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 निम 45 और 5 5 25। तो अभी ये 13 से कट होगा तो ये 1 पे जाएगा, तो ये इधर से 6 बचेगा और ये 13 पंजे 65। तो इधर से इक्वल टू आ जाएगा 1500 के। तो ये हमारा आया है मार्क प्राइस। तो अभी क्वेश्चन में हमें बताया हुआ था कि वह उन पर बराबर मूल्य अंकित करता है। तो इस वाले का जो अंकित मूल्य है बी वाले का वो भी 1500 रुपए है। तो अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यदि वह वस्तु बी को 28% की छूट पर बेचता है तो वस्तु बी पर प्राप्त लाभ कितना होगा। तो इसका 28% निकाल देते हैं, तो इंटू में 28 और अपॉन में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट होंगी, तो ये आ जाएगा 15 8 120, 0 12 बचेगा, 15 दूनी 30, 30 और 12 ये हो जाएगा 42। तो ये आ जाएगा 420। तो इसमें से माइनस करेंगे 420, तो 420 इसमें से माइनस करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1080। और ये आया है सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितना था 800 रुपए। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 280 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे 800 पे। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट होंगी। अभी 8 से इसको कट करेंगे तो 8 तिया 24, 4 बचेगा 40 और 8 पंजे 40। तो 35% का प्रॉफिट होगा हमें। तो ये ऑप्शन कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक 9 अंकों की संख्या दी हुई है और वो बताया हुआ कि 72 से डिविजिबल है। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताना है। तो 72 से डिविजिबल होने का क्या मतलब है कि वो संख्या 8 से भी डिविजिबल है और वो 9 से भी डिविजिबल है। तो सबसे पहले 8 से डिविजिबल होने के लिए चेक कर लेते हैं। तो लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 निम 72, 6 बचेगा, तो 4 आना चाहिए इधर, तो 8 8 64 हो जाएगा और ये पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो y की वैल्यू तो मेरे को पता चल गई कि 4 है। तो अभी इसको 9 से डिवाइड होने के लिए और चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 9 को कट कर देते हैं, 3 और 6 को कट कर देते हैं। तो इधर से अभी 8 और 7 15, 15 और 8 कितना होगा 23, 23 और 4 27। तो ये सारे के सारे कट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो इधर x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6 होनी चाहिए, तब ये 9 से डिवाइड होगी ये संख्या। तो x की वैल्यू मेरे को पता चल गई 6 है। तो अभी इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये x का स्क्वायर 36 हो जाएगा और प्लस में 4 का स्क्वायर 16 और अपॉन में 36 माइनस 16। तो ये आ जाएगा 52 और अपॉन में 20। तो अभी ये 4 से कट होगा तो ऊपर बचेगा 13 और नीचे आ जाएगा 5। तो ये आंसर आ जाएगा 13 अपॉन में 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया होगी एक निश्चित राशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 5,989 रुपए 50 पैसे है, जहां ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। उसी राशि पर 19% वार्षिक दर से 4/2/3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इधर 8 मासिक दिया हुआ है और जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है ये वार्षिक के हिसाब से है। तो सबसे पहले इसको मासिक के हिसाब से निकालेंगे। तो 12 महीने के लिए जो रेट है वो 15% है। तो 8 महीने के लिए रेट कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 10% के इक्वल। और यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 वर्ष, और 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 2 वर्ष में महीने होते हैं 24। तो 8 के हिसाब से वो कितने बनेंगे, तो वो बन जाएंगे 3 ईयर्स। तो अभी मेरे को रेट पता चल गई 10% और टाइम पता चल गया 3 ईयर्स। तो अभी क्वेश्चन में हमें मिश्र धन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम मूलधन निकाल लेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5989 और दशमलव हटा के 50 और अपॉन में 100 कर देते हैं, और ये इंटू में हो जाएगा, प्रिंसिपल निकालना है। तो ये आ जाएगा 10 अपॉन में 11 और इंटू में 10 अपॉन 11 और इंटू में 10 अपॉन 11। 3 बार मल्टीप्लाई किया क्योंकि 3 ईयर्स टाइम था। तो अभी ये प्रिंसिपल आया और उसने बोला कि उसी राशि पर 19% वार्षिक दर से 4/2/3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना है। तो इंटू में 19% और इंटू में 4/2/3, तो 4 तिया 12 और 2 14, तो 14/3 आ जाएगा और अपॉन में आएगा 100। तो अभी ये 4 जीरो से 4 जीरो कट हो जाएंगे ऊपर और नीचे। तो अभी इनको ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, लास्ट में एक 0 आएगी और नीचे ऐसी कोई भी टर्म नहीं आएगी कि जिससे 0 कट जाए। तो जो आंसर है उसमें मेरी लास्ट में एक 0 होगी। तो अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो एक ही ऑप्शन में लास्ट में 0 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि एक गोले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक
गोला बना लेते हैं और उसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर। गोले में अंतर्निर्मित एक बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या से 20% अधिक है। बेलन के आयतन और गोले के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर एक बेलन बना लेते हैं। इसके अंदर हम एक बेलन दिया हुआ है और इधर से इसको मिला देते हैं और यहाँ से इसको मिला देते हैं और इधर से इसकी जो हाइट दी हुई है वो हमें बताई हुई है कि जो गोले की त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर उससे 20% ज्यादा है। तो इसका 20% कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो ये टोटल जो हाइट है ये आ जाएगी 24 के इक्वल। और यहाँ पे इसका सेंटर होगा तो इधर 12 आ जाएगी और ये इधर 12 आ जाएगी। तो इधर से अगर मैं इसको इसके साथ मिला देता हूँ तो ये गोले की त्रिज्या होगी और इसकी वैल्यू है 20। तो अभी हम इधर से बेलन की त्रिज्या और निकाल लेते हैं, इसको इसके साथ मिला देंगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। तो इसमें ये क्या है 20, तो ये 4 गुना 5 है और ये 4 गुना 3 है। तो ये वाली जो लेंथ है ये 4 गुना 4 आ जाएगी, ये इक्वल टू हो जाएगा 16 के। तो इधर से बेलन की जो रेडियस थी वो भी हमें पता चल गई। तो क्वेश्चन में उसने पूछा था कि बेलन के आयतन और गोले के आयतन का अनुपात। तो बेलन का आयतन क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर हमने निकाला 16 इंटू 16 और एच दिया हुआ है हमें 24। और रेशियो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले की जो रेडियस है वो कितनी है 20 है। तो इंटू में 20 इंटू 20 और इंटू में 20। अभी इसको कट कर लेते हैं 4 से। तो ये 4 से 6 पे कट होगा, तो ये 4 से 4 पे कट होगा और ये 5 पे कट होगा। फिर ये 4 से ये 5 पे कट होगा और फिर ये 4 से 5 पे कट होगा और ये पाई से पाई कट हो जाएगा। तो अभी 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4 6 24 और इंटू में 3 72 और अनुपात यह आ जाएगा 5 5 25 5 125। तो इनका अनुपात आया है 72:125। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि यदि x = √2 - 1 है तथा y = 3/√2 है तो जो ये व्यंजक हमें दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसमें हम x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इधर से x की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा √2 और माइनस में 1 और माइनस में तो ये हो जाएगा 2 × 3/√2 और प्लस में 1 और इधर से ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर यहाँ से एक ब्रैकेट स्टार्ट होगी। तो x का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 2 और 1 3, तो 3 माइनस में 2√2 और इधर से प्लस में 4 × y स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 9/2 और प्लस में ये आएगा 2y। तो 2 × में y है 3/√2 और प्लस में 2 × x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है √2 और माइनस में 1 और इंटू में y की वैल्यू है 3/√2 और इधर से ये प्लस में आ जाएगा 2x। तो ये है 2√2 और माइनस में 2 और प्लस 1। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये माइनस से ये प्लस वाला कट हो जाएगा। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये √2 आएगा इधर और ये माइनस में ये आ जाएगा 3√2 और ब्रैकेट बंद कर देंगे इधर से और इधर ब्रैकेट स्टार्ट होगी। तो इसको लिख सकते हैं 3 - 2√2 और प्लस में ये आ जाएगा 2 से कट होगा तो 2 पे तो ये 18 आ जाएगा और प्लस में ये आ जाएगा 3√2 और प्लस में ये इधर से √2 से ये कट होगा तो इधर √2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3√2 और इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 6 और माइनस में 3√2 और ये लास्ट में बचेगा प्लस में 2√2 और माइनस में 1। तो अभी इधर से ये है -2√2 और यहाँ पे ये है +2√2, ये कट हो जाएगा और इधर है +3√2 और इधर है -3√2, ये कट हो जाएगा और इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 2√2 और इनटू में ये बचेगा 3 और 18 21 और प्लस में 6 27 और उसमें से 1 माइनस होगा तो 26 के इक्वल आएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी -52√2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ कि ट्राइंगल PQR में QS परपेंडिकुलर है PR और RT परपेंडिकुलर है PQ। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम ऊपर वाले को ले लेते हैं P, इसको ले लेते हैं Q और इसको ले लेते हैं R। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि QS है वो परपेंडिकुलर है PR के ऊपर, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं और ये पॉइंट आ जाएगा S। और ऐसे ही हमें दिया हुआ कि RT जो है परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे डाल देते हैं तो ये पॉइंट आ जाएगा T। तो अभी उसने बताया हुआ है कि QS और RT एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये पॉइंट O है। तो अभी नेक्स्ट दिया हुआ है कि एंगल OQR और एंगल ORQ के समद्विभाजक बिंदु M पर मिलते हैं। मतलब इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक ये बिंदु है M।
ये इस पर मिलते हैं दोनों के दोनों। और हमें दिया हुआ है कि यदि एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 56 डिग्री, एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 56 डिग्री, तो एंगल क्यू एम आर का माप बताओ। तो क्यू एम आर ये वाला एंगल है, इसकी माप हमें बतानी है। तो इधर से ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है, तो ये सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 56, तो ये बचेगा 124 डिग्री के। तो ये इधर वाला जो ये एंगल है ये भी 124 डिग्री हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल में ओ क्यू आर में तो ये एंगल जो क्यू एम आर है तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 90 डिग्री और प्लस में एंगल जो क्यू ओ आर इसका हाफ इसके इक्वल होगा। तो इधर से इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 प्लस में 124 का हाफ कितना होगा 62 डिग्री, इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 152 डिग्री के इक्वल। तो एंगल क्यू एम आर की जो वैल्यू है वो आई है 152 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया होगी केंद्र O वाले एक वृत्त की जीवों पी आर और क्यू एस को बढ़ाने पर वे बिंदु टी पर मिलती हैं तथा पी क्यू उस वृत्त का व्यास है। यदि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 48 डिग्री है तो एंगल पी टी क्यू का माप क्या होगा। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका सेंटर है O, यहाँ पे O ले लेते हैं और उसने दिया हुआ कि पी क्यू उस वृत्त का व्यास है, तो यहाँ से इसको मिला देते हैं। तो ये है पॉइंट P और ये है Q। अभी उसने बताया हुआ कि पी आर और क्यू एस को आगे बढ़ाने पर वे बिंदु टी पर मिलती हैं। तो अभी यहाँ पे आर पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे एस पॉइंट ले लेते हैं। तो पी आर को मिला के और आगे बढ़ा देते हैं, इधर से क्यू एस को मिला के आगे बढ़ा देते हैं। तो ये जहाँ पे मिलती हैं ये पॉइंट टी है। तो अभी हमें क्या बताना है कि एंगल पी टी क्यू का माप, तो इस एंगल का माप हमें बताना है। और हमें दिया हुआ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 48 डिग्री, इसको इसके साथ मिला देते हैं, इसको इसके साथ। तो ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 48 डिग्री। अभी मैं पी को एस के साथ मिला देता हूँ, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये इसका हाफ होगा, तो ये 24 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि जो केंद्र पर कोण बनता है वो बाकी वृत्तखंड पर बने कोण का डबल होता है। तो इधर से जो ये एंगल है ये 90 डिग्री है क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण है, तो इधर वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो अभी ट्राइंगल पी एस और टी में एक एंगल है 24 डिग्री, एक है 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल बचेगा ये बचेगा 90 माइनस 24 डिग्री, तो ये आ जाएगा 66 डिग्री के इक्वल। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में मैं दिया हुआ कि अम्ल और जल के x लीटर विलयन में 62.5% अम्ल है। इस विलयन में 4 लीटर अम्ल मिलाने पर प्राप्त परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात 13:7 हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो इधर से 62.5%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5/8। तो जो विलयन है उसमें अम्ल और जल है, तो इधर अम्ल लिख लेते हैं और इधर जल लिख लेते हैं। तो अभी विलयन में जो अम्ल का परसेंटेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 62.5%, मतलब 8 में 5, तो इधर 5 लिखेंगे तो बचेगा कितना 3 बचेगा, तो वो जल होगा। इधर से ये रेशियो आया है अम्ल और जल का। अभी वो बोल रहा है कि इस विलयन में 4 लीटर अम्ल मिलाने पर, तो इधर से इसमें 4 लीटर अम्ल मिला देते हैं, तो प्राप्त परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात 13:7 हो जाता है। तो इधर से जो अनुपात बनेगा फिर तो वो बनेगा 13:7। तो अभी इसमें जल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, मतलब जल हमारा सेम होना चाहिए। तो जो चेंज होगा वो अम्ल में ही होगा। तो जल को सेम करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या रेशियो आ जाएगा अभी नया, तो 7 × 5 = 35 और 7 × 21, इधर से आ जाएगा 13 × 3 = 39 और ये आ जाएगा 7 × 21। तो जल इधर से सेम हो गया और ये अम्ल था। तो पहले कितना था 35 और 4 मिलाने पे कितना हो गया 39। तो एक्चुअल में भी ये 4 की बढ़ोतरी हो रही है। तो मतलब जो ये वाली वैल्यूज थी ये एक्चुअल वैल्यूज थी अम्ल और जल की, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो विलयन की टोटल मात्रा आ जाएगी। तो इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 56 के इक्वल। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में मैं दिया हुआ है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी से 60% अधिक कार्य कुशल है। 60% क्या होता है 3/5। तो इधर लिख लेते हैं ए और बी। अगर ये 5 एफिशिएंसी है बी की तो ए की 8 हो जाएगी। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि बी सी से 10% कम कार्य कुशल है, तो बी और सी लिख लेते हैं। 10% का मतलब होता है 1/10। अगर सी की एफिशिएंसी 10 है तो बी की 9 हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे बी की एफिशिएंसी 5 है और यहाँ पे 9 है, तो दोनों को सेम करेंगे सबसे पहले। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर से ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी निकल के। तो ये आ जाएगा 72 और ये आएगा 45 और इधर से ये आ जाएगा 50 के इक्वल।
अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि सी अकेले उसी कार्य को 36 घंटे में पूरा कर सकता है, तो इधर से टोटल काम आ जाएगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, 50 है, और वो 36 घंटे में काम करता है, तो टोटल वर्क आ जाएगा 36 × 50, तो ये आ जाएगा 1800 के इक्वल। तो ये आया हमारा टोटल वर्क। अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए और बी एक साथ मिलकर 5 घंटे काम करते हैं और सी को अकेले शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय घंटों में लगेगा, ये हमें निकालना है। तो अभी ए और बी का 5 घंटे का काम निकाल लेते हैं। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7, 7 और 4 11, 117, और 5 घंटे में कितना काम करेंगे × 5, तो ये आ जाएगा 17 × 5 85 और 5 एकम 5, तो 585 ये काम कर देंगे। तो इसमें से 585 को माइनस कर देते हैं, तो टोटल काम जो बचेगा वो आ जाएगा। तो ये आएगा 5 और इधर आएगा 1, तो इधर से 17 में से 5 गया, तो ये आएगा 12। तो अभी ये शेष काम बचेगा और इस काम को करेगा सी। तो सी कितने दिन में करेगा वही हमें निकालना है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, 50 है, तो इसको 50 से डिवाइड कर देते हैं। तो अभी इसको सोल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, और 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2430 और अपॉन में आएगा 100। तो 0 से 0 कट होगी और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24.3 इतने घंटे। तो इतने घंटे में सी काम करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ कि अमूल्य अपने माल का 66 से 2/3% भाग 30% लाभ पर बेचता है। तो 66 से 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि शेष माल का 75% भाग 16% लाभ पर, तो 75% को क्या लिख सकते हैं, 3/4। तो इधर से जो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस है उसको हम 120 मान लेते हैं। तो अभी उसने जो दिया हुआ है उस हिसाब से लिखते हुए चलते हैं। तो उसने दिया हुआ है कि 2/3 भाग है, उसको 30% लाभ पर बेचा, तो 120 का 2/3 कितना हो जाएगा, 80, और इसको उसने बेचा है 30% के लाभ पर, तो ये प्लस में लिख लेते हैं, लाभ पर बेचा है। तो शेष माल का 75% भाग 3/4 मतलब तो कितना है, 40 है, और 40 का 3/4 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30, और इनटू में कितना आएगा 16% के लाभ पर, तो प्लस में 16% लिख लेते हैं। और शेष माल को 40% हानि पर बेचता है, तो शेष कितना बचा है अभी इधर से, तो 10 बचा है, उसको 40% की हानि पर, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं -40% के साथ। तो अभी बोल रहा है कि यदि इस पूरे समय व्यवहार में उसका लाभ ₹558 है, तो उसके माल का क्रय मूल्य रुपयों में ज्ञात कीजिए। तो इसका 30% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, ये प्लस का आएगा, और इधर से ये कितना हो जाएगा 16 × 48, तो ये आएगा प्लस का 4.8। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये आएगा -4। अभी तीनों को ऐड कर लेते हैं, तीनों को ऐड करके ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 और पॉइंट में 8, तो इतने के इक्वल आया है। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 558 के इक्वल, 24.8 इसकी वैल्यू है 558 के इक्वल। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने क्या माना था, 120, तो 120 की वैल्यू निकालेंगे। तो करेंगे इंटू में 120 और अपॉन में 24.8, तो दशमलव हटा देते हैं, तो 248, और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी इसको अगर सोल्व करें तो ऊपर क्या आ जाएगा, लास्ट में 2 जीरो आएंगी, और 12 8 96 और 6 आएगा। अभी अपने ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके साथ 248 को मल्टीप्लाई करके लास्ट में 2 तो जीरो आए और एक 6 आए। तो इस वाले ऑप्शन में तो 3 जीरो दी हुई है, तो इसको पहले ही छोड़ देते हैं। तो बाकी जो 3 ऑप्शन बचे हैं दोनों से मल्टीप्लाई करके 2 जीरो तो आएंगी ही आएंगी। अभी 4 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 8 32, 2 आएगा, 6 नहीं आया, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो अभी 7 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56, 6 आ जाएगा, और 2 जीरो तो थी, तो मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। अभी 6 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 48, तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो जो ये ऑप्शन नंबर 2 है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा करने से जो मल्टीप्लाई करने में हमारा टाइम वेस्ट होना था वो हमारा नहीं हुआ, और डायरेक्ट ही हमने अपना आंसर निकाल दिया। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ कि 54 संख्याओं का औसत 65.5 है। तो इधर लिख लेते हैं जो 54 संख्याएं हैं उनका एवरेज है 65.5। पहली 28 संख्याओं का औसत 54.5 है, तो इसको भी लिखेंगे। अभी जो 28 संख्याएं हैं उनका एवरेज है 54.5, और अंतिम 23 संख्याओं का औसत 78 है। तो 23 जो संख्याएं हैं उनका एवरेज दिया हुआ है 78। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित। तो टोटल संख्याएं कितनी थी, 54, तो इन दोनों को ऐड करूं तो ये कितनी आ जाएंगी, 51 संख्याएं। तो 3 संख्याएं बचेंगी इधर से। तो अभी इधर हम देख लेते हैं जो स्टार्टिंग में एवरेज था वो कितना था, 65.5,
तो जो 28 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना 54.5, तो ये इससे कितना कम है, तो इससे 11 कम है, तो इसको माइनस का लिख लेते हैं। और कितनी संख्याओं पे कम है, 28 संख्याओं पे कम है। अभी देखेंगे ये 78 है, ये 65.5 से कितना ज्यादा है, तो ये 12.5 ज्यादा है, तो प्लस का लिख लेते हैं। और कितनी संख्याओं पे ज्यादा है, 23 संख्याओं पे ज्यादा है। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 308, और इधर से इसको मल्टीप्लाई करके ये कितना आ जाएगा 23 पंजे 115, तो 5 आएगा, 11 बचेगा, 23 दूनी 46 और 147 और 10 57, तो ये 7 आएगा, इधर 5 बचेगा, 23 से कम 23 और 5 28, तो ये आ जाएगा 287.5। तो अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो 10 में से 5 गया 5, इधर 0 आ जाएगी, और 10 में से 8 गया 2, और ये आएगा माइनस का, और इधर दशमलव लगेगा, तो ये आया है माइनस का 20.5। तो इन संख्याओं में ये 20.5 कम है, तो मतलब 20.5 जो है ज्यादा, वो बाकी की जो 3 संख्याएं हैं उनके पास है। तो उन 3 संख्याओं में 20.5 को डिवाइड कर देते हैं, तो 20.5 और अपॉन में 3, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 3 6 18 और दशमलव और 3 8 24। और एक संख्या में मेरे को 6.8 और ऐड करना पड़ेगा। तो जो 3 संख्याएं थी उनका एवरेज स्टार्टिंग में कितना था 65.5, और इनमें अभी 6.8 और ऐड होगा, तो ऐड कर देते हैं 6.8, तो ये आ जाएगा 8 और 5 13 का 3, असल का 1, और इधर पॉइंट आ जाएगा 6 और 5 11 और 1 12 का 2, असल का 1 6 और 1 7, तो ये आया 72.3। तो ये ऑप्शन कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ कि धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात 3:13 है। तो धारा की चाल को y मान लेते हैं और शांत जल में नाव की चाल को x मान लेते हैं। तो हमें रेशियो दिया हुआ है y/x, और वो इक्वल टू है 3:13 के। तो अभी उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नाव धारा की विपरीत दिशा में 2 से ही 2/3 घंटे चलती है और फिर आरंभ बिंदु पर लौटती है। वापसी की यात्रा में इसे कितना समय घंटे में लगेगा। तो जो ये रेशियो दिया हुआ है इसको मैं मान लेता हूँ 3a और इसको मान लेता हूँ 13a। तो अभी अगर नाव धारा की विपरीत दिशा में चलेगी तो डिस्टेंस को मैं d मान लेता हूँ, तो d अपॉन में ये हो जाएगा x माइनस वाई। तो x कितना है 13a है और y कितना है 3a है, तो माइनस करके कितना आ जाएगा na, वो इक्वल टू हमें दिया हुआ 2 से ही 2/3 घंटे के। तो इसको सोल्व करके आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 8, तो 8/3 घंटे। इधर से अगर d की वैल्यू निकालें तो d इक्वल टू हो जाएगा 80a और अपॉन में 3। तो अभी उसने बोला है कि वो आरंभ बिंदु पर वापस लौटती है, तो मतलब वो धारा के साथ वापस लौटेगी। तो धारा के साथ कितना टाइम लेगी वो, तो वो लेगी d अपॉन में x प्लस वाई, तो ये आ जाएगा 16a के इक्वल। तो अभी इसमें d की वैल्यू रख देते हैं। तो d की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, वो हमने निकाली थी 80a और अपॉन में 3, और इधर से अपॉन में इसके आ जाएगा 16a। तो a से a कट होगा और 16 से ये 5 पे कट होगा, तो ये बचेगा 5/3। इसको सोल्व करके ये आ जाएगा 1 सही 2/3 घंटे। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया होगी 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 28 गुना है। तो इसको लिख लेते हैं एलसीएम इक्वल टू 28 और इनटू में एचसीएफ, ये हमें दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है कि उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग 493 है। तो इसको भी लिख लेते हैं एलसीएम और प्लस में एचसीएफ, ये इक्वल टू हमें दिया हुआ है 493 के। तो एलसीएम की जगह इधर मैं क्या लिख सकता हूँ 28 एचसीएफ और एक एचसीएफ पहले ही था, तो ये आ जाएगा 29 एचसीएफ, ये इक्वल टू हो जाएगा 493 के। तो इधर से एचसीएफ कितना आ जाएगा निकल के, इसको इससे कट करेंगे तो ये 1 पे कट होगा, तो 20 बचेगा, तो 203, तो ये फिर 7 पे जाएगा, तो इधर आएगा 7, तो एचसीएफ इधर से निकल के आया है 17। तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का अंतर 51 है। तो संख्याओं को हम 17x और 17y मान लेते हैं। तो ये दो हमारी संख्याएं हैं और उनका अंतर दिया हुआ है 51 के। तो 17x और माइनस में 17y इक्वल टू 51 के हो जाएगा। तो इधर से 17 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 51, तो इधर से x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल। और अभी उसने क्या पूछा है, यदि उन दोनों संख्याओं का योग s है तो s के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो उनका योग कितना हो जाएगा 17x और प्लस में 17y इक्वल टू s के। तो 17 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई s के इक्वल। तो अभी हमारे पास एक रिलेशन होता है कि जो पहली संख्या और गुना में दूसरी संख्या वो इक्वल टू होता है एलसीएम और इनटू में एचसीएफ के। तो पहली संख्या कितनी मानी थी हमने 17x और इनटू में दूसरी संख्या थी 17y इक्वल टू एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम इधर से आ जाएगा, तो एचसीएफ हमने निकाल लिया था 17, तो एलसीएम इधर से आ जाएगा 28
और इनटू में 17 और इनटू में HCF हमारा है 17। तो इधर से ये 17 से ये 17 कट होगा और इस 17 से ये 17 कट होगा, तो XY की वैल्यू इधर से आ जाएगी 28 के इक्वल। तो इसके ऐसे जोड़े बनाने हैं अभी जिनका डिफरेंस 3 के इक्वल हो, तो वो जोड़े आ जाएंगे 7 और 4। तो इधर से x को 7 मान लेते हैं और y को 4 मान लेते हैं। तो अभी इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो इधर से ये आ जाएगा 17 और इनटू में 7 और 4 11, तो 11 लिख लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 7, 8 और 1, तो 187 आया। तो अभी जो ये संख्या आई है ये S आई है, तो हमें S के जो अंक है उनका योग बताना है। तो ये हो जाएगा 8 और 1 9 और 7 16, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दी होगी पाइप ए और पाइप बी भरने वाले पाइप है, जबकि पाइप सी खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक को 30 घंटे में भर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं A + B, ये 30 घंटे में भरेंगे टैंक को। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि A, B और C द्वारा एक साथ मिलकर टैंक को भरने में, A और B द्वारा एक साथ मिलकर टैंक को भरने में लगे समय से 33.1/3% अधिक समय लगता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/3। मतलब अगर A + B को 3 घंटे का समय लगता है तो A + B + C इसको कितना टाइम लगेगा, इसको 4 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो A + B को कितने घंटे लगते हैं, 30 घंटे लगते हैं। तो A + B + C को कितने घंटे लगेंगे, तो 40 घंटे लगेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है कि C को अकेले पूरे भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय घंटे में लगेगा। अगर इधर से C की एफिशिएंसी मेरे पास आ जाए तो मेरा आंसर आ सकता है। तो इधर से सबसे पहले हम टैंक की कैपेसिटी मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 120। इधर से इन दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 के इक्वल, और इधर से इन तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 के इक्वल। और इधर तीनों की एफिशिएंसी A + B की एफिशिएंसी से कम क्यों आई है, क्योंकि C खाली करने वाला पाइप है और उसकी एफिशिएंसी माइनस में है। तो इधर से A + B की एफिशिएंसी कितनी थी, तो A + B की एफिशिएंसी थी 4। तो C की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इधर से इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी -1। तो C की एफिशिएंसी मेरे को पता चल गई 1 है, और टैंक खाली कितना करना है 120 लीटर, तो अपन में 1 कर देते हैं। तो ये C जो है पूरे भरे हुए टैंक को 120 घंटे में खाली करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ यदि किसी भिन्न के अंश और हर में से प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो प्राप्त भिन्न 1/4 के बराबर होती है। तो भिन्न मान लेते हैं इसमें x/y है, तो हर एक में से 1 घटाएंगे तो इधर -1 कर देते हैं, इधर भी -1 कर देते हैं। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा 1/4 के इक्वल। और नेक्स्ट हमें दिया हुआ कि यदि अंश और हर में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो 5 जोड़ देते हैं, तो x + 5 और अपॉन में y + 5, तो वो किसके इक्वल आती है, तो वो 1/2 के इक्वल आती है। तो इक्वल टू 1/2 के रख देते हैं। तो अब इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो इधर से ये आएगा 4x और माइनस में 4 इक्वल टू y -1। तो अभी ये इधर से आ जाएगा 4x - y = 3। अभी ऐसे ही इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2x और प्लस में 10 इक्वल टू y + 5। तो ये हो जाएगा 2x - y और इक्वल टू में -5। अभी एक इक्वेशन ये आई है और एक इक्वेशन ये आई है। अभी फर्स्ट वाली में से हम सेकंड वाली इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2x - y = -5। इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2x और ये कट हो जाएगा और ये इक्वल टू आ जाएगा 8 के। इधर से x की वैल्यू आई है 4 के इक्वल। अभी इसमें रख देते हैं इसी वाली इक्वेशन में। तो ये आ जाएगा 8 और माइनस में y = -5। तो इधर से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 13 के इक्वल। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि मूल भिन्न के अंश के 11 गुणे मतलब 11x और हर के 3 गुणे का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मतलब माइनस में 3y, तो x की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 44 आ जाएगा, और माइनस में y की वैल्यू 13 है तो 13 × 39 आ जाएगा। अभी इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये आएगा 5। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ है कि 2 से 1/2 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बेलनाकार टैंक पानी से पूरा भरा हुआ है। यदि टैंक से 47.1 किलोलीटर पानी निकाल लिया जाए तो टैंक में पानी का स्तर कितने प्रतिशत घट जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना। इसमें इसने बोला है कि कितने प्रतिशत घट जाएगा, तो आप इसमें कर लेना कि कितने प्रतिशत बच जाएगा, तो वो हमें निकालना है। और पाई की जो वैल्यू है वो हमें लेनी है 3.14। तो अभी इधर से देखें तो कितना पानी निकाल लिया उसने 47.1 किलोलीटर,
और 1 किलोलीटर किसके इक्वल होता है? 1000 लीटर के इक्वल होता है। और 1000 लीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है 47.1 किलोलीटर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 47.1 मीटर क्यूब के इक्वल। तो मतलब इतना पानी निकाल लिया। तो अभी जो ये इतना पानी निकाल लिया तो इसकी सबसे पहले हम हाइट निकाल लेते हैं। तो अभी ये बेलनाकार बर्तन है तो बेलन का वॉल्यूम कितना होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर और एच। तो उस एच को मैं H1 मान लेता हूँ। ये इक्वल टू है 47.1 मीटर क्यूब के। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14। तो इसको लिख लेते हैं 314 और अपॉन में 100 और इंटू में आर की वैल्यू दी हुई हमें 2 से ही 1/2 मीटर। तो इसको लिखेंगे 5/2 और इंटू में 5/2 और इंटू में H1। ये इक्वल टू आ जाएगा 47.1 के। तो अभी इधर से कट कर लेते हैं इसको। 5 5 25 से ये 4 पे कट होगा। तो अभी इसको 2 से कट करूं तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 और इधर से 2 पंजे 10 और 2 से 14। तो अभी इधर से क्या करेंगे? इस दशमलव को हटा के नीचे 10 कर लेते हैं। तो ये 3 पे कट हो जाएगा पूरा का पूरा। इधर 3 आ जाएगा। अभी इधर से अगर मैं H1 की वैल्यू निकालूं तो H1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और अपॉन में ये आ जाएगा 10। तो H1 की वैल्यू इधर से आई है 2.4 के इक्वल। तो टोटल जो हाइट थी वो कितनी थी बेलनाकार बर्तन की? वो थी 3 मीटर। तो 2.4 इसमें से निकल गई जो ये पानी हमने निकाल लिया। तो बच गई इधर से कितनी? तो 0.6 बच गई। तो अभी क्वेश्चन में हमें वही निकालना है कि जो हाइट बची है उसका परसेंटेज कितना है। तो 0.6 बची है और टोटल कितनी थी? 3 थी। तो परसेंटेज निकालना है तो इंटू में 100 कर देते हैं। 3 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 0.2 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। उसमें हमें दिया होगी निम्न तालिका 5 वर्षों 2016 से 2020 के दौरान एक कंपनी के राजस्व करोड़ रुपयों में और प्रतिशत लाभ को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि 2016 और 2020 में कंपनी द्वारा अर्जित कुल लाभ 2017, 18 और 19 में अर्जित कुल लाभ के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो हमें परसेंटेज इधर दिया हुआ है, लाभ का परसेंटेज है ये। और जो ये राजस्व दिया हुआ है ये करोड़ रुपए में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ये 230 दिया हुआ है ये 145% की वैल्यू है क्योंकि इसमें लाभ इंक्लूड है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? 2016 और 2020 का देखना है। तो इधर लिख लेते हैं 2016 और 2020। तो 2016 में कितना है? 232 है और ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है 145% की। तो हमें निकालनी है 45% की वैल्यू। तो अपॉन में कर देते हैं 145। तो ये 5 से कट होगा तो 5 × 45, 5 से इसको कट करेंगे तो ये 29 आएगा। तो अभी ये 29 से ये कितने पे कट होगा? तो अभी ये 8 पे कट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये इक्वल टू आ जाएगा 72 के। तो अभी ऐसे ही अगर 2020 में देखें तो 2020 में कितना दिया हुआ है? 237 और लाभ का जो परसेंटेज है वो 58% है। तो मतलब जो ये वैल्यू है ये 158% की वैल्यू है। तो इधर से अभी हमें 58% की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम लिख देंगे 237 और इंटू में 58 और अपॉन में 158। अभी इसको 2 से कट कर लेते हैं तो ये 29 आ जाएगा। इसको 2 से कट करेंगे तो 2 7 14 और 2 9 18। तो अभी ये कितने पे कट होगा? तो अभी ये 3 पे कट हो जाएगा तो इधर 3 आ जाएगा। तो 29 इंटू 3 कितना होता है? 87। तो अभी नेक्स्ट हमें किसका निकालना है? 17, 18 और 19 का। तो 17 इधर लिख लेते हैं। तो 17 में कितना दिया हुआ है? 297 दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं 297 और ये इंटू में हो जाएगा 65 और अपॉन में 165। 5 से इसको कट कर लेते हैं तो इधर 13 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 तिया 15 और 5 तिया 15। तो अभी ये कितने पे कट होगा? तो अभी ये 3 पे कट होगा। तो 11, 3 से इसको कट करेंगे तो 3 × 27, 3 × 27, 11 से ये 9 पे कट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 13 × 117। तो अभी इधर से हम 2018 का देख लेते हैं। तो 18 में कितना है? 182 और ये इंटू में हो जाएगा 40% और अपॉन में 140%। तो 0 से 0 कट होगी। अभी 14 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 पे जाएगा और फिर आएगा 3। तो ये इक्वल टू आ जाएगा 52 के। और अभी इधर से 2019 में देख लेते हैं। तो 19 में कितना है? 216 और ये इंटू में आ जाएगा 60% और अपॉन में 160%। तो 0 से 0 कट होगी इधर से। तो अभी ये 2 पे कटेगा तो 2 तिया 6 और 2 8 16। 8 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 8 दूनी 16, 5 बचेगा 8 7 56। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 27 तिया 81।
तो ये 81 आ जाएगा। अभी 16 वाले को और 20 वाले को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करके ये कितना आ जाएगा 9, 8 और 7 15, तो ये आया है 159। और अभी तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो इन तीनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 7 और 1 8 और 2 10, 0 आएगी, 1 बचेगा, 1 और 1 2, 2 और 8 10 और 5 15, 5 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा, 1 और 1 2, तो आया है 250। अभी क्वेश्चन में हमसे पूछा कि जो ये 159 है ये 250 का कितने परसेंट है, तो अपॉन में 250 और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी ये 25 से कट होगा, तो 25 से 10 पे कट होगा और ये 4 पे कट होगा। अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो ये आ जाएगा 4 9 36, 6 3 बचेगा, 15 चौक 60 और 3 63, तो ये आ जाएगा 636 और अपॉन में 10 था तो इधर दशमलव लगा देते हैं और ये परसेंटेज में आएगा, तो ये आया है 63.6%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया होगी एक सोफा सेट रुपए 48,500 नगद में या रुपए 10,500 की नगद डाउन पेमेंट और उसके बाद 3 बराबर मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि किस्त योजना के तहत लगाए जाने वाले ब्याज की दर 16% वार्षिक है तो ब्याज को साधारण ब्याज मानते हुए मासिक भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि वो जो सोफा है अगर हम नगद खरीदते हैं तो हमें कितने में मिलेगा, वो हमें मिलेगा 48,500 रुपए में। तो इधर लिख लेते हैं 48,500। अगर हम उसको किस्तों में खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले हम 10,500 रुपए की डाउन पेमेंट कर देते हैं, तो जो अमाउंट बचेगा उसमें से किस्त बनेगी, तो 0 0 0 इधर 8 आएगा और इधर आएगा 3, तो 38,000 रुपए जो बचे इनकी किस्तें बनेंगी। तो अभी हम अपनी रेट देख लेते हैं, रेट कितनी दी हुई है 16% वार्षिक और हमें निकालना है मासिक के हिसाब से, तो रेट जो मासिक के हिसाब से बना लेते हैं। तो 16 अपॉन में 12, अभी ये 4 से कट होगा तो ये आ जाएगा 4/3% और इसको हम लिख सकते हैं 1/3%। तो अभी हमें साधारण ब्याज के हिसाब से निकालना है और हमें निकालना है कि मासिक भुगतान की जाने वाली राशि। तो सबसे पहले जो किस्त है उसको मैं 100 मान लेता हूँ। तो ये मान लेता हूँ ये जो तीसरे महीने में मैंने 100 रुपए की किस्त दी तो इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, तो उससे पहले वाले महीने में फिर 100 की मैंने किस्त दी होगी और उससे पहले वाले महीने में भी 100 की किस्त दी होगी, तो इस वाली किस्त पे 1 महीने का ब्याज लग जाएगा। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 101 सही 1/3। और ये वाली जो किस्त है इस पे 2 महीने का ब्याज लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 102 सही 2/3 और इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, तो ये 100 का 100 रहेगा। तो अभी तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करके ये कितना आ जाएगा, ये 300 और इनको ऐड करेंगे तो ये 2 और 1 3 और 1 4, तो ये आया है 304 के इक्वल। मतलब हमारा जो धन था अगर वो 304 है तो हमारी किस्त की राशि है 100 रुपए, और लेकिन हमारा धन है कितना, ये हमारा धन है 38,000 रुपए। तो किस्त हमारी कितने की बनेगी, तो 100 इंटू में 38,000 अपॉन में इसको डिवाइड कर देते हैं 304 से। अभी इसको 4 से कट कर देते हैं, तो 4 7 28, 4 6 24, 4 से ये 25 पे कट होगा, तो अभी 38 से कट कर देते हैं, तो 38 से कम 38, 3 जीरो बचेंगी और 38 दूनी 76, 2 से ये फिर 500 पे कट होगा, तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा 25 पंजे 125 और उसके बाद 2 जीरो, मतलब जो हमारी किस्त आई है वो आई है 12,500 रुपए। लेकिन उसने पूछा है कि मासिक भुगतान की जाने वाली राशि, मतलब जो ये किस्त आई है इसमें अभी जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूड नहीं है, तो इस पे अभी इंटरेस्ट भी लगेगा। तो इधर मैं लिख लेता हूँ हमारी किस्त ये है 12,500 रुपए की तीसरे महीने में और उससे पहले वाले महीने में 12,500 और सबसे पहले वाले महीने में 12,500 रुपए। तो इस वाली किस्त पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, तो ये सेम ऐसे के ऐसे रह जाएगी 12,500। इस वाली पे इंटरेस्ट लगेगा, तो वो कितना इंटरेस्ट लगेगा, वो लगेगा 4/3%। तो इसका 4/3% कितना होगा, तो इंटू में 100 भी आ जाएगा नीचे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट होंगी। अभी इसको मल्टीप्लाई करके ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500/3 और इसका 4/3% कितना होगा, इसका भी 500/3 होगा, लेकिन इस पे 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटू में 2 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1000/3। तो टोटल जो इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा, तो वो बनेगा 1500 और अपॉन में 3, इसको कट करके ये आ जाएगा 500 रुपए। मतलब हर महीने वो 12,500 रुपए की तो किस्त देगा और 500 रुपए जो है वो इंटरेस्ट के देगा। ये दोनों को मिला के कितना आ जाएगा, हर महीने में देने वाली राशि इन दोनों को मिला के आ जाएगा 13,000 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूले। धन्यवाद।